जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से सभी को करतार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। टुडे भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए जो ये आपका मेरे यहाँ ऑफलाइन में टेस्ट हुआ है, यानी टेस्ट नंबर है, ऑनलाइन में भी टेस्ट नंबर हुआ है, जिसका डिस्कशन हम आपके सामने लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आप इस केस के डिस्कशन में आप अच्छे से किए होंगे, और अगर जो नहीं किए होंगे तो जो गलतियां की होंगी इस डिस्कशन के बाद आपकी गलती जाएगा और वापस वो गलती नहीं। और देख लीजिए, आप लोग आग बनिए, पूरा डिस्कशन को देखिए। देखने के बाद आपको इसके साथ और भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, जो आने वाले एग्जामिनेशन आपको काफी मददगार हो सकता है। ठीक है, आइए तो एसएससी जीडी का टेस्ट नंबर 2 का हम लोग क्वेश्चन अभी देखेंगे। क्या क्वेश्चन देखेंगे हम लोग? एक एक करके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे, और जीएस का क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है, क्यों इंपॉर्टेंट बनता है ये समझ लीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जीएस का आपका सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मलवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं द्वारा किया जाता है? यानी मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में, मलवा वाला क्षेत्र, ग्रामीण इलाकों में कौन सा नृत्य महिला द्वारा किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, महिला द्वारा कौन सा नृत्य? डांडिया रास, केराटम, पढ़यनी और मटकी नृत्य। आप लोग का आंसर, आप लोग का आंसर बताइए। ये जो आप देख रहे हैं डांडिया रास, ये तो आप रात में होता, याद रख लीजिए, रात में है। आप जो केरटम देख रहे हैं, केरटम देख रहे हैं, एक के मल्लवार वाला रीजन, केरल के मल्लवार वाला एरिया, मल्लवार जैसे मल्लवा देख रहे हैं ना, उसी केरल में भी एक मल्लवार वाला क्षेत्र है। पढ़यानी आपका कहाँ, याद रखिएगा, केरल का केरल का एक, और सही इसका आंसर होगा मटकी। मटकी है ये आपका मध्य प्रदेश का मलवा वाला क्षेत्र में मटकी आपका महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के मलवा वाला क्षेत्र पे मटकी नृत्य आपका महिलाओं द्वारा यहां पर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत? आपसे क्या पूछ रहा है, आप गलत बताइए। निम्नलिखित में से गलत है, कौन एक गलत है? गलत का चयन करिए। खिलाड़ी और उसका जन्म स्थल आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो समझ जाइए, सबसे पहले तो आप क्या समझेगा, सानिया मिर्जा का जन्म महाराष्ट्र में आपका हुआ था। बाद में उनका पालन पोषण आपका कहां हुआ था? आंध्र प्रदेश में। अंजुम चोपड़ा का भी जन्म आपका नई दिल्ली में हुआ था। बिल्कुल क्या है, खिलाड़ी है। मिथाली राज का जन्म आपका तमिलनाडु कह रहा है। साइना नेहवाल का जन्म आपका हरियाणा। ये आप लोग कमेंट करिएगा। देख लीजिए, पहले तो मैं खिलाड़ी के बारे में बता देता हूं। खेलती है टेनिस, अंजुम मिथाली राज भी आपका क्या, ये भी क्रिकेट के पता होना चाहिए। साइना नेहवाल क्या है? बैडमिंटन है आपका, बैडमिंटन, बैडमिंटन का खेल। सानिया नेहवाल का भी जन्म हरियाणा में होता है, हरियाणा। लेकिन मिथाली राज का जन्म, मिथाली राज का जन्म आपका याद रखिएगा, इसका जन्म, ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कप्तान थी महिला टीम का। इनका जन्म जोधपुर, कहाँ आप बताइए? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान का जन्म राजस्थान का है। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? मिथाली राज वाला। नेक्स्ट आइए, स्टैटिक प्रकार से आपको क्वेश्चन देता है। भारतीय संविधान की 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित प्रणाली की शुरुआत की। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 100 संबंधित है? तो आपको जैसी पता लग जाए कि भारतीय संविधान के 101वें, यानी भारतीय संविधान के क्या रखिएगा, क्या आप आंसर मारिएगा, क्या आप आंसर इसका अधिनियम को क्या आप लगाइएगा? अधिनियम, संशोधन अधिनियम आपके पास आ गया तो आप
तो याद रखिएगा इसका आंसर आप दीजिएगा 100 याद रखिएगा कब हुआ था, कब हुआ, क्या 2000 हुआ था, याद रखिएगा ये आया था। और इसी के तहत हमारे देश एंड सर्विस आया था, एंड क्या आया था, सर्विस टैक्स, यानी जिसको लोग कहते हैं, और ये लागू हुआ जुलाई 2017 लागू हुआ था। प्रथम राज्य जो लागू किया था, प्रथम राज्य जो लागू किया था, प्रथम राज्य जो लागू किया, याद रखिएगा आपका असम राज्य। सेकंड राज्य पूछ ले, यानी सेकंड नंबर का राज्य पूछ ले, राज्य लागू आपका था दूसरा राज्य था जो जीएसटी को लागू किया था। जीएसटी से पूछे, जीएसटी से कौन सा देश, प्रथम देश जो जीएसटी लाया था, अगर जो प्रथम देश आपसे पूछे देश में जीएसटी लाया था, क्या रखिएगा 1951 में जी, फ्रांस में, कहा, फ्रांस में। हमारा जो भारत का जीएसटी है, जो भारत का जीएसटी है, भारतीय है, भारतीय जीएसटी, तो भारतीय जीएसटी आपका आधारित है, तो कनाडा के मॉडल पे आधारित है। कनाडा कहाँ के मॉडल पे आधारित है, कनाडा, कनाडा मॉडल पे आधारित, मॉडल पर आधारित, यानी हमारा जीएसटी आधारित है, क्या रखिएगा आपका कनाडा के मॉडल। जीएसटी के कितने स्लैब होते हैं, स्लैब बोल, स्लैब बोल 0% रखते हैं, 5%, 12%, और मैक्सिमम जीएसटी कितना लग सकता है, आप याद रखिएगा 28%। तो न्यूनतम आपका 0 लगेगा जैसे पेय पदार्थ पे, और मैक्सिमम लगता है 28%। और जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या था जब लाया गया था, जीएसटी का याद रखिएगा आदर्श वाक्य, क्या लिखेंगे, आदर्श वाक्य, यानी अब आया समझ, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है आदर्श वाक्य, वाक्य, आदर्श वाक्य जीएसटी था, एक देश वन नेशन वन टैक्स। आपका जी है क्लियर हो गया, कहां लागू किया गया था, तो फ्रांस में लागू किया था। भारत के जीएसटी पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिकाएं द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय जैसे होते हैं, डैश होते हैं, क्या है, यानी कोशिकाएं द्रव्य में, आप लोग आंसर दीजिएगा। आप लोगों को पता होगा कि कोशिकाएं द्रव्य यानी जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आपका होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में आप बताइए कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काय को क्या, गोल्जी काय क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है, आपका उत्तक कहा जाता है, कोष कहा जाता है, आपका कोष मतलब, ठीक है, कोशिकांग कहा जाता है, ये आप बताइए क्या कहा जाता है, आप बताइए, अंग कहा जाता है। तो हमको लगता है इसका सही आंसर, अंग मतलब क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है, क्या इसको क्या कहते हैं, क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है, क्या है, ऑर्गेनल, ऑर्गेनल, सेल और क्या कहलाएगा, सेल ऑर्गेनल्स, यानी अंग है, यानी हमारे 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 सेल में सब क्या है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम क्या करता है, क्या रखिएगा, राइबोसोम क्या करता है, ये आपको अगर जो ये प्रोटीन, प्रोटीन को क्या करता है,
यानी निर्माण करता है, यानी क्या कर सकते हैं, तीन को ये निर्माण करता है, निर्माण करता है, निर्माण करता है। और याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया से क्या याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस, पावर पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये सब क्या है, आपका कोशिकांग है, यानी जो आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से तीन व्यापार के लिए सहायक है और एक समूह, यानी एक जो सहायक नहीं है व्यापार के लिए संबंधित, काटिए। देख लीजिए ये चार ऑप्शन है जो आपको व्यापार के लिए, व्यापार के लिए आपको क्या है उपयोग है, और एक नहीं व्यापार के लिए आप लोग छाटिए। तो याद रखिए व्यापार, व्यापार मतलब ट्रेड, ठीक है ना, व्यापार मतलब आपका क्या होता है, ट्रेड होता है। ये क्या होता है, आपका ट्रेड होता है। ट्रेड का जैसी आएगा यानी व्यापार यानी ट्रेड, व्यापार यानी ट्रेड, व्यापार किसमें आपका आता है, अब जैसे आपको मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाया था तो व्यापार आपका सेकेंडरी में आता है, किसमें आता है, याद रखिएगा सेकेंडरी सेक्टर में आता है, आएगा याद रखिएगा, आएगा सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, सेक्टर में आपका व्यापार आएगा। प्राथमिक सेक्टर को करके उस फैक्ट्री में डाल के दूसरा डाला जाए, वो क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। तो भैया व्यापार में तो बिल्कुल आता है, परिवहन तो आता है, ठीक है ना। आप क्या करिएगा, कहीं व्यापार करिएगा, आप समझ जाइए बिस्कुट बना रहे हैं, बिस्कुट को आपका फैक्ट्री से मार्केट में भेजने के लिए परिवहन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपको बिस्कुट आपको बनाए हैं तो रखने के लिए भंडारण चाहिए, यानी वॉर हाउस, यानी आपको जमा करने गोडाउन चाहिए कि नहीं, बिल्कुल चाहिए। आपका कंपनी है, कल होके लॉस ना हो जाए, भविष्य में कोई उस पर आग लग गया, समझ जाओ, या तो अर्थक्वेक आ गया, तो बीमा चाहिए कि नहीं, यानी हर एक कंपनी आदमी को बीमा रहता है, हर एक मोटर वाहन रहता है, हर एक फैक्ट्री को भी बीमा रहता, तो बिल्कुल बीमा रहता। लेकिन कृषि क्या है, कृषि तो भैया इसमें कैसे आ गया, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, इसका सही आंसर याद रखिएगा प्राथमिक है, यानी प्राइमरी सेक्टर है। कृषि आपका क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए, तो प्राइमरी सेक्टर है, क्या है, प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर है, तो आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक, तो आंसर तो आपका कृषि। याद रखिएगा तीन तो आप यहां देख लिए। ट्रेड के लिए और क्या उपयोगी है, ट्रेड के लिए याद रखिएगा दो और मैं बता देता हूं। एक तो आपका क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, एडवर्टाइजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, विज्ञापन कहते हैं ना। अरे एडवर्टाइजमेंट को क्या कहते हैं, विज्ञापन, यानी आप विज्ञापन करिएगा, जगह जगह पोस्टर वगैरह लगाइएगा, विज्ञापन। और एक क्या हो गया, एक और छूट गया, बैंकिंग, 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 याद रखिएगा। तो व्यापार के लिए विज्ञापन, बैंकिंग, परिवहन, भंडारण और आपका बीमा को जरूरत, पांच चीज आपको व्यापार के लिए जरूरत रहता है। उम्मीद है कि पूरा आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाने जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में किस माह में मनाई जाती है, यानी बुद्ध पूर्णिमा। आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध के बारे में, है ना, गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता होना। देख लीजिए सबसे पहले गौतम बुद्ध, क्यों बुद्ध पूर्णिमा ये मनाया जाता है, आप आज से आपका कौन का क्लियर, आज से आपका कौन जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, समझ जाइए। देख लीजिए गौतम गौतम बुद्ध का सबसे पहले तो समझ जाइए कि जन्म जन्म का होता है 400 क्लियर है। और इनका ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति यानी इनलाइटमेंट, क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति यानी इनलाइटमेंट आपका होता है 35 यानी 6 साल तपस्या करने के बाद इसका कहाँ होता है, यानी बोध गया में होता है,
आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो दोनों चीज होता है, ये दोनों चीज आपका होता है, ये आप बताइए कब होता है। आप सुन, जब एक बार सुने होंगे कि बैसाख एक महीना आता है, यानी हिंदू महीना में फागुन अंतिम महीना है, यानी अभी आ रहा है होली, और चैत के बाद एक महीना आता है तो बैसाख। ये दोनों जो चीज, यानी जन्म भी उनका और ज्ञान की प्राप्ति, ये दोनों आपका कब हुआ था? बैसाख, बैसाख माह के दिन। क्या हो, कब हुआ था? बैसाख माह के दिन का ज्ञान की प्राप्ति और जन्म भी हुआ था। याद है, समझ में आ रहा है अब क्या बोल रहा हूं? यानी बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति और जन्म दोनों दिन हुआ था। जन्म और ज्ञान की प्राप्ति रात में। तो गौतम बुद्ध के भक्तों को द्वारा पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है, बैसाख पूर्णिमा। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका होगा बैसाख पूर्णिमा। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन आप बोध के अगर जो जाइएगा तो आपको का मेला लगेगा, बड़े बड़े बौद्धिस्ट आपका धार्मिक लोग हैं जो वहां पर आए हुए रहेंगे। ये आपका अप्रैल और मई के बीच में रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो बैसाख पूर्णिमा है ये आपका अप्रैल, यानी कब आता है? क्या रखिएगा? अप्रैल या ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से, यह इससे क्वेश्चन है कि सुनंदा नायर किस नृत्य से ज्यादा उमा देता है। आपको घूमना नहीं है, ठीक है ना, आपको घूमना नहीं है। ये आप बताइए कि सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित है। सबसे पहले तो समझ जाइए कि आप समझिए कौन सा राज्य का कौन सा नृत्य, आप बताइए। आपको पता, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। कथकली, कथकली और आपका नाट्यम, कथकली और मोहिनी नाट्यम आपका कहाँ के हैं? केरल का नृत्य, केरल का नृत्य है। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का नृत्य। याद रख लीजिएगा कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली और मोहिनी अट्टम आपका केरल का नृत्य है, भारतनाट्यम आपका आंध्र, आपका कहाँ का? तमिलनाडु का नृत्य है। तो जो आपका सुनंदा नायर है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य से संबंधित है, ये आप बताइएगा। तो ये केरल की नायर लोग, जो नायर खास करके जो रहता है, समझ जाइए अधिकांश लोग तो आपका केरल के ही रहता है। मोहिनी नाट्यम, नाट्यम जो आपका नृत्य है जिससे ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में आपका नियाज बेकोब को हराकर कांस्य पदक जीता? बजरंग पुनिया के बारे में आ गया भाई, तो ऑप्शन में टोक्यो ओलंपिक है, एशियाई गेम्स है, राष्ट्रमंडल खेल है, लंदन ओलंपिक्स। तो सबसे पहले तो ये समझ जाइए, जो आप जो देख रहे हैं एक खिलाड़ी का आप जो नाम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आपका क्या नाम देख रहे हैं? नाज बेकोब। ये आपका कहाँ के था? ये आपका कजाकिस्तान के खिलाड़ी था। कहाँ का खिलाड़ी है? कजाकिस्तान का खिलाड़ी है, याद रखिएगा, खिलाड़ी है कजाकिस्तान। क्या है? याद रखिएगा, खिलाड़ी है राजस्थान। क्या करेंगे? पदक जीता था, याद रखिएगा, कांस्य पदक जीता था। कौन पदक जीता था? याद रख लीजिएगा, कांस्य पदक, यानी ब्रोंज मेडल जीता। अब हराया था, कांस्य पदक जीता था। कैसे जीता था? यानी 8-0 से हराया था, 8-0। अभी तक को हारा होगा। रंग पुनी कौन सा खेल खेलते हैं? 8-0 आया था मेरे, याद रखिएगा, ठीक है ना। कजाकिस्तान के खिलाड़ी को कौन सा खेल, बजरंग पुनिया के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या आंसर दीजिएगा कि भाई साहब बजरंग पुनिया आपका कुश्ती खेलते हैं। और इन्होंने इन्होंने ओलंपिक, यानी ओलंपिक जो ओलंपिक पूरा है, ओलंपिक लिखाता है 20, लेकिन इसका वास्तविक आयोजन 2001 का था जापान के। तो जापान के टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया कांस्य पदक में, और किसको हराए थे? नियाज बेकोब, राजस्थान के खिलाड़ी था। टोक्यो ओलंपिक से समझ जाइए थोड़ा सा। टोक्यो ओलंपिक आपके सामने आए क्या? टोक्यो ओलंपिक, है ना, टोक्यो ओलंपिक्स।
ओलंपिक्स प्रत्येक 4 साल पे होता है। इस साल ओलंपिक होना है 2024 का पेरिस। टोक्यो ओलंपिक्स आपका 2020 का लग गया कि जापान में हुआ था। और टोक्यो ओलंपिक्स में यानी फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट आपका कौन आया था यानी अमेरिका आया था 39 गोल्ड मेडल के साथ। गोल्ड मेडल कौन मेडल के साथ 30 मेडल्स के साथ आपका प्रथम स्थान पे था। भारत की बात किया जाए तो भारत 19वें स्थान पे था। कितने स्थान पे था भारत? 19वें स्थान पे था। मात्र एक गोल्ड मेडल जीता था। वो कौन खिलाड़ी थे एक गोल्ड मेडल जीतने वाले? हम लोग भाला फेंकने में चोपड़ा एक गोल्ड मेडल। और इस प्रकार से आपका टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का आपका जो रैंक था वो याद रखिएगा क्या रैंक था? 19वां रैंक था। क्लियर है ना? यूएसए प्रथम। अब कुश्ती से समझ लेते हैं। अभी तक ओलंपिक में यानी कुश्ती अभी तक अगर जो कुश्ती आप पूछ लीजिएगा तो ओलंपिक में कुश्ती ओलंपिक में अगर जो आपसे ओलंपिक में अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो याद रखिएगा ओलंपिक में अभी तक हम लोग 7 मेडल जीते हैं। प्रथम मेडल आपका 1952 में आया था। 1952 में केडी जादव के द्वारा है ना, यादव के द्वारा एक प्रथम मेडल आया था है ना। फर्स्ट मेडल जो आपका ओलंपिक केडी जादव जीते थे। रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश की संस्थापक थे? वाकाटक राजवंश के संस्थापक आपसे पूछ दिया है, ठीक है ना। वाकाटक आपको पता होना चाहिए कि नंदीवर्धन इसका राजधानी था। ये आज के डेट में वाकाटक ये कहां है समझ जाइए कि वाकाटक आपका राजवंश, ठीक है ना। क्या है? वाकाटक राजवंश आज के डेट बुंदेलखंड इलाका है ना वहीं पर पड़ता है। कहां पर ही पड़ता है? बुंदेलखंड। कहां? वर्तमान में आपका बुंदेलखंड वाला इलाका में। तो याद रखिएगा इसका किसने स्थापना किया था? तो इसका स्थापना किया था विद्या शक्ति इसका स्थापना किए थे। याद रखिएगा विद्या शक्ति इसका स्थापना किए थे। ये जो आपका क्या आप बता जाइए, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं वाकाटक देख रहे हैं, ये 6वीं शताब्दी में आपका विद्या शक्ति के द्वारा आपका क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। इसका राजधानी याद रखिएगा, राजधानी अगर जो राजधानी पूछ तो नंदीवर्धन क्या होगा आपका? नंदी आपका वर्धन का राजधानी जगह नंदीवर्धन क्या था? राजधानी था। वाकाटक आपका राजवंश का जो बुंदेलखंड में पड़ता है और का स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया? देखिए विकास आपका क्या पूछ रहा है? विकास की स्थिति के आधार पर, ठीक है ना। तो संसाधनों का वर्गीकरण, साधन मतलब रिसोर्सेज। तो आप बताइएगा विकास की स्थिति के आधार पर देख लीजिए कि किस प्रकार से। एक है नीचे से देखिए जैविक और अजैविक, है ना। आपका जैविक और अजैविक तो आपको पता होना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पे है। के आधार पे अगर जो आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे ये तो भैया उत्पत्ति के आधार पर। जैविक अजैविक क्या है आपका? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका? नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। ये तो आपका समापन के आधार पे होता है। किसके आधार पे? समापन के आधार पे, क्या होता है? आधार पे क्या होता है? नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। अगला क्या है? संभावित विकासित स्टॉक और संचित कोष। सही आंसर तो मिल गया, यानी संभावित विकासित स्टॉक, विकसित स्टॉक और संचित, संभावित विकसित स्टॉक आपका स्टॉक और संचित कोष, यही तो आपका विकास की स्तर है। यही तो आपका क्या? विकास की
याद रख लीजिए। क्लियर है? यही तो आपका विकास की। चलिए तो आंसर आपका यही आ गया, आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? मौलिक कर्तव्य आपसे पूछ गया है, संविधान के अनुच्छेद किया गया है। अगर जो मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ आए तो आप लोग इसको छोड़िएगा मत। सबसे पहले तो समझ जाइए मौलिक कर्तव्य, आप लोग क्या समझ जाइएगा, सबसे पहले तो समझ जाइए मौलिक कर्तव्य इसको तो क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल, है ना, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में सब आप समझ जाइए कि क्या है फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य है। हम लोग के संविधान से, के संविधान संविधान से, ठीक है ना, इसको आपका 42वें भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आ गया था। के तहत क्या किया गया? जोड़ा गया था, यानी जोड़ा गया, ठीक है ना, हमारे संविधान में जोड़ा गया, ठीक है ना। जब जोड़ा गया था तो मूल कर्तव्य, कर्तव्य जब जोड़ा गया था, यानी जब जोड़ा गया था कर्तव्य, कर्तव्य कर्तव्य तो अगर जो जब जोड़ा गया था तो अगर जो आपसे कर्तव्य आपका 10 था, क्या था? 10 था। लेकिन वर्तमान में क्या बोल दे, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11 है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के मूल कर्तव्यों की संख्या हमारे संख्या है 11 है। जब जोड़ा गया था 42वें के तहत तो उस समय कितना था? 10 था। क्या गया है, याद रखिएगा, ये हमारा रूस के संविधान से लिया गया। ये हमारे संविधान में, यानी भारतीय संविधान में कर्तव्य, याद रखिएगा, भारतीय संविधान में याद रखिएगा, ये भाग 4 के क में है, भाग 4 के क में है। अगर जो अनुच्छेद पूछ दे, अनुच्छेद पूछ दे, ये भी याद रखिएगा, ये हमारे अनुच्छेद के पूरा याद रख लीजिएगा। कर्तव्य कहां से आया, कितने में, जब लागू हुआ था 1900 आपका 73 में, तो कितना है, जोड़ा गया था। तब आपका क्या होगा, आपका एक कामन के क या ए, कामन के ए में मूल कर्तव्यों का क्या है, आपका वर्णन है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? करेंसी नोट और सिक्कों का कागजी मुद्रा कहते हैं। देख लीजिए, कागजी मुद्रा इसको क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो समझे, अगर जो आपके पास बाबू, अगर जो नोट बना हुआ है गोल्ड का बना हुआ है या सिल्वर का बना, गोल्ड या सिल्वर यानी महंगा धातु का बना हुआ, कल हो के अगर जो गोल्ड और सिल्वर का कोई अगर जो आप नोट आपके पास है या सिक्का है, तो आप क्या कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर को अगर जो दूसरे देश में भी जाकर क्या कर सकते हैं, तो मूल्य होता है इसका, क्या होता है, इसका वैल्यू होता है। क्या होता है इसका? याद रखिएगा, इसका एक तरह का कोई है या वैल्यू होता है, मूल्य होता है या क्या होता है, आपका वैल्यू होता है। भले भारत का सिक्का आपको भारत में चले या ना चले, लेकिन उसको पिघला के आप चैन बना सकते हैं या कहीं भी। लेकिन भारतीय मुद्रा 1 रुपया का सिक्का अगर जो क्या, अगर उसको पिघला के लोहा बनाइएगा, क्या 1 रुपया मिलेगा? बहुत कम मिलेगा। क्या नोट को जगह जाइएगा तो क्या चलेगा? नहीं, वो कागज के काम करेगा। तो करेंसी नोट या सिक्कों का कागजी मुद्रा कहते हैं। कागजी मुद्रा वो क्या है, वो आपका क्या है, उसको आपका मूल्य वैल्यू नहीं कहते हैं, उसको कानूनी निविदा है, कानूनी निविदा है, या इसी को वैध मुद्रा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको दो तरह के कहा जाता है। तो सही तो एक आपका आंसर हो गया, एक कानूनी निविदा है, याद रखिएगा, कानूनी निविदा है, यानी आपका कानून कहता है कि जो एक कागज है, ये आपको कागज है, ये लीगल टेंडर्स है, क्या है आपका, याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि आपको कागज मिल रहा है 500 रुपया का जो, इसको लीगल टेंडर्स क्या कहते हैं, लीगल टेंडर्स। टेंडर्स यानी आप कहीं जाइएगा तो आपका भारत के में 500 रुपया का उसका मान्य होगा, 500 रुपया का वैल्यू कागज का, तो लीगल टेंडर है। बाकी सोना नहीं रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
वैध आपका क्या कहते हैं, वैध मुद्रा भी कहते हैं, यानी फिएट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैध मुद्रा, इसी क्या कहते हैं, वैध। आप लोग याद रखिएगा, आपका क्या कहते हैं, वैध यानी वैल्यू है उसको, वैध मुद्रा, वैध मुद्रा इसी क्या कहते हैं, अगर जो ऑप्शन में प्रकार से रहे, फिएट मनी या वैध मुद्रा। वैध मुद्रा भारत के भाग में आपको वैध मिलेगा, चले जाइए आप रसिया, ठीक है, तो आपको वैध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाशिंग सोडा पूछ रहा है भैया, बाशिंग सोडा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता, लिखित में से बाशिंग सोडा का केमिकल कौन है, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, आपका हाइड्रो आपका वाटर, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो आप बताइए कि इस वॉशिंग सोडा कौन, सभी लोग इसका कमेंट करिएगा, वॉशिंग सोडा कौन है, ठीक है ना, वॉशिंग सोडा कौन है। आपको तो पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट तो आपको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, यानी ऐसा सोडा जो खाना बनाने में उपयोग होता है, खाना बनाने में सोडा डालता है ना, खाना बनाने में, बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग बेकिंग सोडा यानी कुछ अति आपको क्या बना रहा है, मान लिए उसको बनाना है, आपका केक बनाना है, आपका तैयार करना है कुछ, आपका पाव जो होता है ना, पाव भाजी वाला पाव, उस प्रकार से कुछ तैयार करना है, तो वहां पर बेकिंग सोडा डाला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आपको पता क्या है, आपका है ना, क्या है। और आपका सोडियम सल्फेट क्या है, सोडियम सल्फेट क्या है, ये एक आप सुने, नमक आपका आता है, एक नमक आता है, ग्लेवर नमक आता है, क्या आता है, ग्लेवर नमक आता है, क्या रखिएगा, ग्लेवर नमक, आपका नमक आता है, नमक, ये आपका क्या, सोडियम सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट और 10 गो वाटर का मोलिक्यूल्स आपका क्या कहलाता है, वॉशिंग सोडा, यानी कपड़ा धोने वाला। पहले अभी तो सर्फ चल रहा है, पहले सोडा चलता था, कपड़ा धोने वाला सोडा ही है, एक खाने वाला सोडा है, दोनों में कंफ्यूज रहेगा। दुकान पे मांगने जाइएगा तो बस सोडा मत बोलिएगा, बोलिएगा कपड़ा धोने वाला सोडा। अगर जो बर्तन धोना है, देखिएगा घर में अगर जो पहले आपका कपड़ा धोने सोडा मंगाया जाता था, और खाना बनाने के लिए वहां पर जब दुकान में जाना तो सही रूप से मांगना। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझती है, पश्चिम बंगाल भारत के एक राज्य है, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए कि राज्य है, तो भारत में 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर जो आपसे बोले तो भारत, भारत याद रखेगा 7 देश, सात कितने, 7 देश के साथ आपका भारत लगता है, आपका, हाँ, यानी लैंड बॉन्ड है ना, सीमा हैदर वाला सीमा नहीं बाबू, है ना, सीमा हैदर भी पाकिस्तान भूए सीमा से आई है, तो आपका क्या लगता है, लैंड बॉन्ड, 7 देश के साथ क्या लगता है, सीमा लगता है, याद रखिएगा लैंड बॉन्ड लगता है, लगता है, हाँ, ठीक है। कौन कौन सा देश है, तो देश याद रख लीजिएगा, बांग्लादेश, क्या याद रखिएगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, और चाइना यानी चीन, पाकिस्तान, ये सब ऑर्डर में है बाबू, पाकिस्तान स्टैंडिंग ऑर्डर में है, नेपाल है, नेपाल, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो गया, इसके बाद म्यांमार, और लास्ट में अफगानिस्तान है। तो याद रखिएगा ट्रिक याद करने का, बचपन से एमबीए, क्या याद रखेगा ट्रिक, बचपन, बचपन से एम, बचपन से आपका क्या करना है, एमबीए करना है, बचपन से एमबीए करना है ना, एमबीए करना है। तो सबसे अधिक अगर जो बोल दे सबसे अधिक देश के साथ भू सीमा लगता है, सबसे अधिक हमारा भारत का बांग्लादेश के साथ लगता है, और अफगानिस्तान के साथ क्या लगता है, सबसे कम, सबसे ये ऑर्डर में है,
सबसे कम, अगर जो अरेंज करने के लिए बोल दे तो 55 याद रख लीजिएगा। तो सबसे हमारा भू सीमा बांग्लादेश के, और बांग्लादेश के साथ ही पश्चिम बंगाल। आप तो समझ जाइएगा कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, पहले जो एक बंगाल था, बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने 1905 में पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के तहत अलग किया। बाद में 1911 में इसको एक भी कर दिया गया था। लेकिन देश के जब आजादी हुआ था तो पश्चिम बंगाल भारत के पास आया और पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना, और पूर्वी पाकिस्तान को हम 71 में क्या कर दिए, उस बांग्लादेश बना दिए। तो ये आपका बांग्लादेशी अंतर होगा। और कितना सीमा लमसा लगता है इसका पश्चिम बंगाल के साथ, 2217 किलोमीटर है, याद रखिएगा 2217 किलोमीटर। तो 2217 किलोमीटर आपका सीमा बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल से लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र यानी जहां आप निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जहां आप निवेश कर सकते हैं, जिसका शेयर खरीद सकते हैं, जिसका कंट्रोल भारत सरकार के पास रहता है। तो आप बताइए कौन, सेल, एनएसई, ओएनजीसी, हेल। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए भारत में महारत्न कंपनी, महारत्न 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 आपसे पूछ, बड़ी कंपनी, नवरत्न नवरत्न कंपनी है ना, नवरत्न कंपनी दो श्रेणी, बहुत बड़ी, उसका जब पूंजी ज्यादा हो जाता है तो रत्न कंपनी एक कैटेगरी है, आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कितना पूंजी। नवरत्न कंपनी, तो वर्तमान में भारत में 11 गो महारत्न है और 11 नवरत्न कंपनी है, 11 है, ठीक है ना। लेकिन इसमें से अगर जो पूछे सार्वजनिक क्षेत्र वाला, तो सार्वजनिक क्षेत्र वाला बाबू आपका सेल तो है, ठीक है ना, रेल भी है, ओएनजीसी है, लेकिन लेकिन याद रखिएगा ये आपका नहीं है। अगर जो देखिए एलिमिनेशन मेथड सभी पता होना चाहिए, तो ओएनजीसी आपका, वेल और सेल ये सब तो है, लेकिन एनएसई ये नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को क्या कहते हैं। अगर जो आप वस्तु को क्या कहते हैं, अगर जो वस्तु को बना रहे हैं, यानी आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, वस्तु को बना रहे हैं, उसको निर्यात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, यानी बेच रहे हैं, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसका व्यापार कर रहे हैं, या पैसा कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉमर्स कर रहे हैं। तो भैया आप बताइए वो क्या कहता है, आपका विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार क्या करता है, एक बताइए, कमजोर कर देता है, कमजोर करेगा। तो क्या व्यापार करिएगा, पैसा कमाएगा, यानी व्यापार करिएगा एक जगह से दूसरी, करेगा नहीं, मजबूत करेगा, कम करेगा नहीं, ज्यादा करेगा, संकुचित करना। तो सही आंसर क्या होगा, इसको एक्सपैंड करेगा। जब भी आप क्या करिएगा, वस्तुओं को याद करिएगा, बेचिएगा मुनाफा पर, तो आपका व्यापार क्या होगा, फैलेगा। आपका व्यापार क्या होगा, भले लॉस भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, आपका व्यापार क्या होगा, फैलेगा। अधिक जानेंगे, अधिक दुकानदार के पास, अधिक आपका क्या होगा, व्यापार का प्रचलन होगा। एक्सपैंड होता है, फैलता है, क्या रखिएगा, एक्सपैंड होगा, यानी क्या होगा, फैलेगा, आपका व्यापार फैलेगा, आपका एक्सपैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है। भारत में एक राजनीतिक दल है, देखो आपका पॉलिटिकल से क्वेश्चन आ गया। भारत में एक राजनीतिक आपका दल है, ये बताइए इसका, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो सबसे पहले तो एक चीज आप समझ जाना कि तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी अलग है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अलग, समझ में आ गया कि नहीं। याद रखिएगा ये जो आप पार्टी देख है ना, इसका स्थापना, यानी इसका स्थापना 99 में इसका स्थापना के द्वारा होता है। नाम आप सुने, शरद पवार, शरद पवार जी के द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी होती है ना, यानी जिसको कहते हैं आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी के द्वारा इसका स्थापना होता है। कहां की कंपनी है, बेसिकली ये महाराष्ट्र की कंपनी है। कहां की कंपनी नहीं, पार्टी है, महाराष्ट्र की
ये आपका पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्र का याद रखेगा ये पॉलिटिकल पार्टी है। इसके संस्थापक या राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी आपसे पूछे तो आप एलिमिनेशन मेथड से बता सकते हैं। एकनाथ शिंदे से अलग होकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, नवाब मलिक नहीं है। सुप्रिया सोले इन्हीं की बेटी है, सुप्रिया सोले शरद पवार की बेटी है, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आपका शरद पवार ही इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देख लीजिए पार्टियों का याद रखेगा। इलेक्शन कमीशन क्या होता है? ये सब के लिए कौन करता है? पार्टियों का चुनाव, पार्टियों का इलेक्शन करवाना, सिंबल देना, राष्ट्रीय पार्टियों की घोषणा करना, एक आपका चुनाव आयोग रहता है। कौन रहता है? चुनाव आयोग रहता है, यानी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। ये हमारे संविधान के याद रखिएगा भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में वर्णन है। अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 124 से लेके अनुच्छेद 124 से लेके 329 तक किसका है? चुनाव आयोग का आपका क्या है? वर्णन है। चुनाव आयोग एक क्या है? इसका गठन कब किया गया था? गठन याद रखिएगा 25 जनवरी 25 को। एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक क्या है? याद रखिएगा ये निकाय है, यानी कौन है? संवैधानिक निकाय है, जहां पर कितने सदस्य रहते हैं? यानी 3 मेंबर बॉडी। हाँ, सदस्य रहते हैं, याद रखिएगा क्या रहते हैं? 3 सदस्य रहते हैं, और इनका कार्यकाल रहता है 6 वर्ष और या तो 6 वर्ष या 6 वर्ष और नहीं, या 6 वर्ष या याद रखेगा 6 वर्ष या 65 वर्ष का उम्र, 65 वर्ष का आयु, दोनों पहले आ जाए। कार्यकाल होता है चुनाव आयुक्त का। अभी भारत में अगर जो पूछ ले तो चुनाव आयुक्त कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं, नेशनल पार्टी हैं? तो चुनाव आयुक्त ही क्या करते हैं भारत में? नेशनल पार्टी कितनी? राष्ट्रीय पार्टी याद रखेगा भारत में राष्ट्रीय पार्टी 6 हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में क्या की स्थापना की गई थी? इसके नेताओं ने भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष। देख लीजिए 28 में, ध्यान से पढ़िए, फिरोज शाह कोटला है ना, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला भगत सिंह के आपका पता होना चाहिए ना, भगत सिंह का जो पहले आपका जो सभा था, जो कहते थे भगत सिंह क्या का स्थापना किए थे? नौजवान, है ना, नौजवान सभा। तो भगत सिंह के नौजवान सभा का क्या हो जाता है? नौजवान सभा का विलय हो जाता है। यानी भगत सिंह का जो नौजवान सभा था, भगत सिंह क्या का स्थापना किए थे? नौजवान सभा का स्थापना किए थे, विलय हो जाता है आपका रिपब्लिक एसोसिएशन। पहले इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक आजाद था, आजाद। तो क्या रखेगा? आजाद का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। और ये जब नौजवान सभा को विलय किया जाता है 1928 में, बन जाता है, क्या बन जाता है? रिपब्लिक। अगर जो पूछते कि संस्थापक कौन, एक तो आप आपका रिपब्लिक एसोसिएशन, तो याद रखिएगा कौन? ये तीनों एक ऑप्शन आ जाए, भगत सिंह कोई भी आ जाए, भगत सिंह या तो 3 रहेगा, बोलेगा कौन, और एक कौन? चंद्रशेखर आजाद, है ना, चंद्रशेखर आजाद, याद रखिएगा आजाद, चंद्रशेखर आजाद व्यक्ति थे जो हिंदुस्तान पब्लिक के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में भारत की विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विधि आयोग, ठीक है ना, विधि आयोग किसे बनाया गया है नवंबर 2022 में? तो याद रखिएगा नवंबर 2022 में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी आयोग बनाया गया। याद रखिएगा न्यायमूर्ति
आपका ऋतुराज अवस्थी को क्या बनाया गया है, याद रखिएगा, ये आपका विधि आयोग बनाया गया है। क्या बनाया गया है, विधि आयोग बना है। ये भारत के 22वें नंबर का विधि आयोग है, 22वें नंबर, यानी 22वें आयोग किनको बनाया गया है, न्यायमूर्ति राज को क्या बनाया गया है, 22वें नंबर का विधि आयोग बनाया गया है। उम्मीद है कि आप लोग को पूरे चीजों आपको समझ में आ रहा होगा। प्रथम अगर जो बोले तो प्रथम एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शीतलवाड़ा, ठीक है, क्या नाम था, शीतलवाड़, प्रथम व्यक्ति थे आयोग, प्रथम विधि आयोग। और जो प्रथम आपसे प्रथम आयोग पूछ, क्या पूछ, प्रथम आयोग, प्रथम आयोग, प्रथम आयोग बनाया गया है 58 तक। याद रखिएगा आपका एमसी कौन, एमसी आपका शीतलवाड़, प्रथम शीतलवाड़ एमसी भारत सरकार के प्रथम 1955 से 1958 तक। अभी कौन है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, 22वें नंबर का है। आज के अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही है। जैसी आ जाए संयुक्त सत्र, तो संयुक्त सत्र जैसी आ जाए तो याद रखिएगा, अगर जो सत्र आ जाए, यानी संसद में आपको पता होना चाहिए, संसद, बस संसद, तो आपको पता होना चाहिए संसद, अब याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति, क्या रखेगा, राष्ट्रपति। तो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, क्या बुलाया जाता है, संयुक्त सत्र, यानी लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। क्या होता है, ज्वाइंट बुलाया जाता है, याद रखिएगा, बुलाया जाता है। किसके कहने पर ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है, राष्ट्रपति सत्र के लिए दोनों सदनों को बुलाते हैं। तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। और जब ज्वाइंट सिटिंग है लोकसभा और राज्यसभा का, तो इसका अध्यक्षता कौन करते हैं, इसका अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, यानी राज्यसभा के सभापति नहीं, इसका अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आंसर यही मिल गया, इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब तक संसद के संयुक्त बैठक 3 मौके पर हुई है, बिल्कुल बढ़िया, मौके पर हुई है, 6 मई एंड 6 मई और 9 मई, और 9 मई को आपका है, तो आपका 61 में आपका क्लियर होना चाहिए। और एक आपका 1978 में हुआ है, एक आपका कब हुआ है, एक आपका 1978 में, 6 मई 9 मई के 2 बार हुआ 1961 में, और एक आपका कब हुआ है, 16 मई को, 16 मई, अब तक 3 बार हुआ है। इसके अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं, कौन, राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है ना। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध के दूर करने के लिए संयुक्त सत्र को बुलाया जाता है, बिल्कुल सही। और संयुक्त सत्र के आपको पता होना 8, क्या आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 108 हमारे संविधान के 108 में याची का वर्णन है, संयुक्त सत्र के बारे में वर्णन है, याद रख लीजिएगा, संयुक्त के बारे में वर्णन है। उम्मीद है कि आप लोग सभी आ रहा होगा, और जितने लोग बाद में से देखते हैं जो आपका ऑफलाइन दे दिए हैं, सभी को ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कि आप डिस्कशन का प्रतिदिन भाग रहिएगा, ताकि ना केवल आपको आंसर मिलेगा 20 क्वेश्चन का, इससे संबंधित एक 5 क्वेश्चन आपको क्या किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। सभी को सेशन ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं कल आपके यानी एसएससी का टेस्ट 3 में को डिस्कशन।